हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 142 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर सूची 1 दी गई है और इसके सामने सूची 2 है। सॉफ्ट टिक, रिलैप्सिंग फीवर, हार्टिक, ओरिएंटल सोर, लाउस, टूलिरेमिया, सैंड फ्लाई, एपिडेमिक, टाइफस। तो आपको बताना है यहाँ पर कि ये जो वेक्टर हैं और ये इनके द्वारा होने वाली डिजीज है, तो कौन सी डिजीज किससे होगी। यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए आपके सामने, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सॉफ्ट टिक, इससे होता है क्या? रिलैप्सिंग फीवर होता है। आर्टिक से क्या होता है? टुलिरीमिया होता है। और लाउस से एपिडेमिक टाइफस। सैंड फ्लाई किसका कारण बनता है? ओरिएंटल सोर का। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन होंगे 1, 3, 4, 2, ये 1, 3, 4, 2 आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मास्क कॉज मैक्सिमम वेस्टेज ऑफ ऑक्सीजन? किस तरह के मास्क से ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा क्षति होती है? ऑप्शन ए सिंपल फेस मास्क, ऑप्शन बी वेंचुरी मास्क, ऑप्शन सी पार्शियल रेब्रीदर मास्क, ऑप्शन डी NRBM। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वेंचुरी मास्क। ये सबसे अधिक ऑक्सीजन की क्षति करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज नॉट कॉज गाइनेकोमेस्टिया? इन कंडीशन में से कौन सा ऐसा कारण है जो गाइनेकोमेस्टिया का कारण नहीं बनता है? ऑप्शन ए टीबी, ऑप्शन बी लेप्रोसी, ऑप्शन सी हाइपरथायरॉयडिज्म, ऑप्शन डी क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। तो सबसे पहले तो ये आपको समझना पड़ेगा गाइनेकोमेस्टिया क्या होता है। गाइनेकोमेस्टिया इज एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यूज इन मेल्स। तो मेल्स में ब्रेस्ट का बढ़ना ये गाइनेकोमेस्टिया कहलाता है। और यहाँ पर जो इसके कारण हैं, ये लेप्रोसिस के कारण भी होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण भी होता है और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के कारण भी ये गाइनेकोमेस्टिया होता है। टीबी के कारण गाइनेकोमेस्टिया की कंडीशन देखने को नहीं मिलती है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर फिगर के माध्यम से हम देख सकते हैं एक मेल में, एक पुरुष में किस प्रकार से ये ब्रेस्ट का साइज बढ़ गया है। इसको क्या बोलते हैं? गाइनेकोमेस्टिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, incubation period is the period between option A calling ambulance and reaching hospital, B giving vaccine and developing immunity, C taking medicine and getting its response, D entry of organism and development of symptoms। इंक्यूबेशन पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जब कोई ऑर्गेनिज्म आपके शरीर में एंटर कर जाए और बीमारी के लक्षण पहली बार दिखें। तो इसके बीच के जो समय को क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है यहाँ पर, व्हाट इज वायरुलेंस? ऑप्शन ए अ डिजीज ऑफ इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी फंगस इन्फेक्शन ऑफ नेल्स, ऑप्शन सी डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑप्शन डी लीवर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वायरुलेंस क्या होता है। तो वायरुलेंस का मतलब होता है कि आपके अंदर जो बीमारी फैलाने वाला कीटाणु है, पैथोजन है, वो कितना अधिक आपको हार्मफुल कर रहा है, हार्म पहुंचा रहा है, क्षति पहुंचा रहा है। तो उसकी जो कैपेसिटी होती है
डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी किसी भी पैथोजन की, उसको वायरुलेंस बोला जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Ability of a pathogen to establish an infection is called inflammation, infectivity, allergy, none of ever। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एक पैथोजन है, उसकी जो इन्फेक्शन एस्टेब्लिश करने की जो एबिलिटी होती है उसको इन्फेक्टिविटी बोला जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एजेंट, होस्ट एंड, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आपको इन चार ऑप्शन में से बताना है क्या आएगा। मेक इट अ एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड, इम्यूनिटी, ससेप्टिबिलिटी, इन्वायरमेंट एंड मेडिसिन। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होगा आंसर। तो करेक्ट आंसर होगा एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट। ये क्या होते हैं, एक एपिडेमोलॉजिकल क्या होते हैं, ट्रायड होते हैं। एजेंट हो गया, होस्ट हो गया और इन्वायरमेंट हो गया। इसलिए सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंडरी प्रिवेंशन मीन्स हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, रिहेबिलिटेशन, नन ऑफ देम। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है? ऑप्शन ए यहां पर हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, रिहेबिलिटेशन एंड नन ऑफ दीज। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आपको बताना है जो द्वितीयक रोकथाम, जिसको कि इंग्लिश में सेकेंडरी प्रिवेंशन बोला जाता है, क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन या द्वितीयक रणनीति। एक ऐसी प्रिवेंशन होता है, एक ऐसा तरीका होता है, किसी बीमारी, जब कोई बीमारी हो जाए तो उसका शीघ्र पता लगाना, जल्दी से जल्दी पता लगाना, जिससे कि वह बीमारी और अधिक लोगों में इन्फेक्शन ना फैला सके। तो ये होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है, इसलिए डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है ब्रोंकियल एस्थमा इज रिलेट्स टू। ब्रोंकियल एस्थमा किससे संबंधित है? अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ऑप्शन बी व्हीजिंग साउंड, ऑप्शन सी अकर्स इन ऑल एज ग्रुप, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। तो सबसे पहले ये जो ब्रोंकियल एस्थमा होता है, ये क्या होती है, एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी होती है और इसमें व्हीजिंग साउंड आती है, और ये सभी ग्रुप्स में, सभी एज में ये हो सकता है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Restriction on the movement of people to prevent the spread of disease is called क्वारंटाइन, आइसोलेशन, डिटेंशन, सेपरेशन। आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा होगा, जब कोविड महामारी पूरे विश्व में फैली हुई थी, अपने देश में भी जब फैली हुई थी, तो लोगों को क्या किया जा रहा था, क्वारंटाइन किया जा रहा था। तो जिससे कि बीमारी का फैलाव ना हो सके, या बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोफोबिया इज अ डिजीज in which the patient, option A, shows normal behavior, B, feels drowsy and sleepy, is scared of the water, drinks lots of water। तो जब किसी व्यक्ति को हाइड्रोफोबिया हो जाता है तो उसको पानी पीने में समस्या होती है और वो पानी से डरता है, इसलिए इसको हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इज स्कैर्ड ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल आर वाटरबॉर्न डिजीज एक्सेप्ट। इनमें से सभी जल से होने वाली या दूषित जल से होने वाली डिजीजेज हैं, सिर्फ एक को छोड़ करके। ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन बी टाइफाइड फीवर, ऑप्शन सी डिसेंट्री, ऑप्शन डी ट्यूबरक्यूलोसिस। तो यहाँ पर ट्यूबरक्यूलोसिस होती है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होने वाली बीमारी है, जबकि हेपेटाइटिस ए हो, टाइफाइड फीवर हो और डिसेंट्री हो,
ये सभी वाटरबॉर्न डिजीज या जलजनित बीमारियां होती हैं। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ANC चेकअप आर मिनिमम नेसेसरी? मिनिमम कितने ANC चेकअप्स आवश्यक हैं? ऑप्शन वन, 1, 2, 3, 4। तो मिनिमम 4 ANC आवश्यक होती हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर साइंस ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सेप्ट एक्लेम्सिया, प्रीवियस स्टिलबर्थ, प्रीवियस सी सेक्शन, नन ऑफ देम। इनमें से हाई रिस्क प्रेगनेंसी के सभी साइन हैं सिर्फ एक को छोड़कर। तो देखिए, एक्लेम्सिया भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी का साइन है क्योंकि इसमें तो कन्वर्जन्स आने लगते हैं। प्रीवियस स्टिल बर्थ भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आता है और प्रीवियस सी सेक्शन भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में काउंट होता है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट सीवियर एनीमिया इन प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी में जो सीवियर एनीमिया होता है उसके संबंध में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? ऑप्शन ए, ANC चेकअप बाय MO, बी, आयरन सुक्रोज इंजेक्शन, सी, एडवाइस रेस्ट, डी, IFA टैबलेट डेली। तो इसमें जो सत्य नहीं है सीवियर एनीमिया के बारे में प्रेगनेंसी में, तो ANC चेकअप होता है, दूसरा आयरन सुक्रोज इंजेक्शन भी दिया जाता है और आराम करने की सलाह भी दी जाती है। जबकि IFA टैबलेट देने से अब क्या हो जाएगा, जब सीवियर एनीमिया हो गया है तो ये इसका रिजल्ट देर से आएगा और आयरन सुक्रोज का तुरंत आ जाता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्लेम्सिया मीन्स, एक्लेम्सिया क्या होता है? ऑप्शन ए, प्रीक्लेम्सिया प्लस कन्वर्जन्स, ऑप्शन बी, हाइपरटेंशन प्लस डायबिटीज, ऑप्शन सी, हाइपरटेंशन प्लस सीवियर एनीमिया, ऑप्शन डी, हाइपरटेंशन प्लस एडीमा। एक्लेम्सिया का मतलब होता है प्रेक्लेम्सिया और कन्वल्जन्स। तो पहले क्या होता है, प्रीक्लेम्सिया की स्थिति आती है जब चक्कर आने लगते हैं, दौरे आने लगते हैं, तो इसको कन्वल्जन बोला जाता है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। व्हाट इज ट्रू अबाउट गैस्टेशनल डायबिटीज? गैस्टेशनल डायबिटीज के संबंध में इनमें से क्या सत्य है? ऑप्शन ए, a diabetic lady conceived, B, increase in blood sugar only in third trimester of pregnancy, C, no medication is required, D, high blood sugar develops during pregnancy। इसका जो गैस्टेशनल डायबिटीज का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी के समय में ब्लड शुगर का हाई होना, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, menarche usually occurs at the age of 8 to 10 years, 11 to 13 years, 14 to 16 years, 15 to 16 years। तो यहाँ पर जो मीनार्च से संबंधित क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये किस एज ग्रुप में होता है? तो ये होता है 11 से 13 वर्ष में, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट डे of a lady menstrual period was July 12, 2019. What is the estimated date of delivery? तो यहाँ पर डॉक्टर नेगलिच के रूल से आपको क्या निकालना है? EDD निकालना है, मींस एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो डेट दी गई है वो लिखा और उसमें 7 जोड़ा, तो ये कितनी आ जाएगी, 17 जुलाई। इसके बाद इसमें 9 माह जोड़ देंगे, तो जुलाई से 9 माह जोड़ने पर जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 19 अप्रैल 2020, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मैटरनल डेथ मींस डेथ ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन फ्रॉम कंसेप्शन टिल 28 days of delivery, B, from conception till 30 days of delivery, C, from conception till 42 days of delivery, D, death only during delivery।
तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रॉम कंसेप्शन टिल 42 डेज ऑफ डिलीवरी। तो 42 दिन तक यदि डिलीवरी के किसी महिला की मृत्यु होती है, प्रेग्नेंट लेडीज की, तो उसको मैटरनल डेथ में काउंट करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ अबाउट 6 weeks after childbirth is known as, ऑप्शन ए convalescence, बी रिकवरी, सी रेक्यूपरेशन, डी नन ऑफ दीज। तो 6 वीक का जो पीरियड होता है ये क्या होता है, पोस्टमार्टम पीरियड इसको कहते हैं, या प्रसवोत्तर समयावधि बोला जाता है। इसलिए ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर दिया नहीं गया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। व्हाट इज लेबल्ड एज सीवियर एनीमिया इन प्रेग्नेंट वोमेन, ऑप्शन ए 9 to 11 gram per dl, B 7 to 9 gram per dl, less than 7 gram per dl, 12 to 14 gram per dl। प्रेग्नेंट वोमेन में सीवियर एनीमिया का अर्थ होता है जब हीमोग्लोबिन लेवल 7 ग्राम से नीचे आ जाए, तो इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड इज सेम इज इफ MUAC इज लेस देन 12.5 सेंटीमीटर, less than 11.5 centimeter, less than 13.5 centimeter, between 12.5 centimeter to 13.5 centimeter। MUAC का अर्थ होता है मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस। तो मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस यदि किसी बच्चे का ऊपरी बाहें का जब पूरा नापते हैं और वह 11.5 सेंटीमीटर से कम आ रही है नाप ऊपरी बाहें की, तो इसको बोला जाता है कि बच्चा क्या है, कुपोषित है, माल न्यूट्रिशन है। तो इसलिए इसमें बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आइडियल एज ऑफ फॉर स्टार्टिंग कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, 4 to 6 month, बी 6 month, सी 8 month, डी 10 month। तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग देने का जो आइडियल एज होता है ये होता है कौन सा, 6 मंथ का, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। स्कर्वी होती है विटामिन सी की कमी से, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, और ऐसी बीमारी है जिससे मसूड़ों में खून आने लगता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नियोनेटल पीरियड, नियोनेटल पीरियड किसे कहते हैं, 0 to 7 days, ऑप्शन बी 0 to 14 days, ऑप्शन सी 0 to 21 days, ऑप्शन डी 0 to 28 days। तो नियोनेटल पीरियड का मतलब होता है कि 0 से जन्म से लेकर के 28 दिन का बच्चा नियोनेट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 5-year-old having loose motion has adequate urine output and is playful, what should you do? एक 5 वर्ष का बच्चा है जिसको लूज मोशन हो रहे हैं और पर्याप्त मात्रा में वह यूरिन भी कर रहा है और खेल भी रहा है, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए गिव ORS टू ड्रिंक, बी स्टार्ट IV फ्लूइड्स, सी स्टॉप फीडिंग, डी ऑल ऑफ दीज। तो जब बच्चा खेल रहा है, सिर्फ उसको क्या है, लूज मोशन की प्रॉब्लम है, तो IV फ्लूइड इसमें नहीं देंगे, ना उसका खाना बंद करेंगे, क्या देंगे उसको, ORS देंगे, इसलिए ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरिया मीन्स लूज स्टूल इन 1 day, 2 or more times, B 3 or more times, C 4 or more times, D 5 or more times। तो डायरिया का अर्थ होता है कि जब एक दिन में 3 से अधिक लूज स्टूल आए तो इसको डायरिया बोला जाता है। PCV वैक्सीन is given to protect against A typhoid, B diarrhea, C pneumonia, D meningitis। PCV का अर्थ होता है न्यूमोकोकल वैक्सीन, जिसको निमोनिया के उपचार में, बचाव में दिया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी।
All are true about dysentery except option A, presence of blood in stools, B, increased frequency of motion, C, tenesmus, D, presence of worms in stool। तो यहाँ पर जो डिसेंट्री का मतलब होता है कि आंतों में इन्फेक्शन के कारण बड़ी आंत में इन्फेक्शन हो गया है तो ब्लड में स्टूल भी आएगा, सॉरी स्टूल में ब्लड आएगा और बार बार आपको मोशन ऐसा लगेगा कि बार बार हमें मोशन आ रहा है और टेनिसमस भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो जो समस्या इसमें डिसेंट्री में नहीं देखने को मिलती है ये होती है वर्म्स की प्रेजेंस ऑफ वर्म्स इन स्टूल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is not true about severe pneumonia in child aged 11 months? Option A, respiratory rate is greater than 50 per minute. B, only X-ray can confirm. C, child is drowsy. D, refusal to drink or feed. तो निमोनिया, एक बच्चे को सीवियर निमोनिया हो गया है और बच्चे की जो उम्र है वो है 11 महीने की। तो इस कंडीशन में पहला ऑप्शन जो यहाँ पर दिया गया है तो रेस्पिरेटरी रेट 50 से अधिक होगी, बिल्कुल होगी, 50 से अधिक होती है। दूसरा, केवल एक्सरे से कंफर्म करेंगे ऐसा कुछ नहीं है। चाइल्ड ड्रॉसी हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, उन्नीदापन हो जाएगा, उसको नींद सी आती रहेगी और रिफ्यूजल, खाना पीना भी वो छोड़ देगा, खाना पीना से मना करेगा। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, आज की प्रैक्टिस टेस्ट यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।